नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। पहला सवाल है, 48,600 रुपये की राशि 4.5 वर्षों में 1,15,200 रुपये हो जाती है, तो 7.5 वर्ष में यह धनराशि कितनी हो जाएगी यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। तो प्रिंसिपल दे रखा है हमें, क्या दे रखा है? 48,600, 4.5 साल में ये हुआ 1,15,200। ठीक है, फिर बोल रहा है 7.5 वर्ष में धनराशि कितनी हो जाएगी। देखो 7.5 में 4.5 साल तो यहाँ पे हो गए, यहाँ बचे कितने? 3 साल। ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा। तो 1,15,200 डिवाइड बाय 48,600, ये 2 0 से 2 0 कैंसल, ये 18 से कट जाएगा, देखो है ना। ये कटेगा 27 टाइम्स और ये कटेगा 64 टाइम्स, यानी कि यहाँ जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो क्या है हमारा? 64/27। देखो ध्यान से समझना, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने साल का है हमारे पास? 4.5 साल का। कितने साल का? 4.5 साल का। अगर हम एक 1.5 1.5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालें, यानी कि इसका 1/3 करें टाइम का, तो इसकी भी पावर 1/3 होगी। ठीक है, इसका क्यूब रूट करने पर वैल्यू क्या आएगी? ये 4 का क्यूब है और 3 का क्यूब है, यानी कि 1.5 साल की वैल्यू आएगी हमारे पास 4/3। 1.5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। हमें चाहिए यहाँ पे 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसका डबल चाहिए हमें। ठीक है, तो 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा? 16/9। समझ में आया? डिटेल समझाया था मैंने ये। तो फाइनली हमें निकालना है 1,15,200 का 16/9। ये आया इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 साल का। ठीक है, तो 6 दूनी 12 और 9 से जाना है 2 पर, तो 8 यूनिट डिजिट। देखो दो जगह सेम है। ठीक है, इसको आगे में सोल्व करना पड़ेगा। इस 9 से इसको डिवाइड करते हैं, तो ये बनेगा 12800। ठीक है, इसका अब इसमें इनटू करना पड़ेगा हमें। तो देखो ऑप्शन बहुत दूर दूर है, अप्रोक्स कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, इस 12,800 को मैं 12,000 मान लूँ और इस 16 को 15 मान लें हम, तो 12,000 का अगर 15 में इंटू करेंगे तो बनेगा 1,18,000 समथिंग। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन देखकर हमें पता चला कि ऑप्शन में बहुत गैप है। ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, यूनिट डिजिट अलग है इनका। बचते हैं ये दोनों ऑप्शन, तो ये बहुत दूर दूर है। इस 12,800 को हमने 12,000 मान लिया और 16 को हमने 15 भी मान लें, तो भी 1,80,000 से ऊपर की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये तो 1,80,000 से भी कम की वैल्यू है, तो ऊपर की वैल्यू जो होगी वही हमारा आंसर होगा। देखो अगला सवाल है, 4,800 रुपये की धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 8 माह में 7,500 रुपये हो जाती है, तो 19,200 रुपये की धनराशि कितने समय में बढ़कर 37,500 रुपये हो जाएगी यदि समान दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित हो। तो सवाल को पढ़ने से समझ में आता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दोनों ही कंडीशन में कांस्टेंट है, एक ही है। देखो टाइम क्या देगा इसमें? 2 साल 8 महीने। ठीक है, उसमें वैल्यू क्या? 4800 से 7,500 हो गई। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें हम, तो ये 3 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये बनेगा 16 और ये बनेगा 25। ये आया 2 साल 8 महीने का। ठीक है, इसका आधा करते हैं
एक साल 4 महीने का, तो ये बनेगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा। जब टाइम आधा होगा तो ये इसको भी आधा करने पड़ेगा, इसकी पावर को, ठीक है। तो ये बनेगा 4 और ये बनेगा 5। देखो ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही ना, तो मैंने पहले लेक्चर में इसको डिस्क्राइब करके बताया है, अब वो जाकर देखें, तब जाकर ये समझ में आया था। मैंने समझाते टाइम बताया था कि इसको एग्जाम इसका सवालों में यूज होगा, तो अब इसको यहाँ पे अच्छे से समझें, ठीक है। 1 साल 4 महीने की वैल्यू क्या आई? 4:5, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अब हमारा अमाउंट क्या हो रहा है? अमाउंट हो रहा है 19,200 से 37,500, ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाई करें हम, तो ये भी 3 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये बनेगा 64 और ये बनेगा 125। क्लियर? देखो इस वैल्यू को देखो, 4:5 और यहाँ 64:125, क्या दे रखा है? इसका क्यूब दे रखा है, ये 4 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है, तो इसकी पावर 3 हो गई, तो टाइम भी अपने आप में 3 गुना होगा, यानी कि 1 साल 4 महीने में हमें 3 का इंटू करेंगे, तो 3 साल और 4 तिया 12 महीने, यानी कि 1 साल और टोटल आएंगे 4 साल। तो जिसने पहला लेक्चर देखा था उसको ये सवाल समझ में आया होगा, और जिसने पहले पढ़ रखा है उसको भी समझ में आ ही गया होगा। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि के लिए ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 3,300 और 3,630 है। 2.5 वर्षों में वह धनराशि उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है? देखो सवाल में हमें दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। सेकंड ईयर का क्या दे रखा है हमें? 3,300, और थर्ड ईयर का क्या दे रखा है हमें? 3,630, ठीक है। तो यहाँ पे 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिला? 330 रुपए का, ठीक है। कितने पर? 3,300 पर। तो परसेंटेज वैल्यू अगर निकालें तो ये आएगी 10%। तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन हमने यहाँ पे ब्याज से ब्याज कंपेयर किया, ठीक है। तो जितना ब्याज से ब्याज बढ़ा वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, ठीक है। 1 साल मान लो 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगले साल 21% हुई, फिर अगले साल जो होती है वो एक्स्ट्रा कितनी लगती है? इस 21 का 10%, वही तो एक्स्ट्रा लगती है, और वही हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। तो वही हमने यहाँ पे किया। ब्याज कितना एक्स्ट्रा मिला? 330 रुपये आउट ऑफ 3,300, तो 10% यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आएगी। तो देखो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर सेकंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 3,300। 10% के हिसाब से 3,300 हुई, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 110% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 3,000, ठीक है। 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज 3,000 है, तो वही हमारा मूलधन क्या होगा? 30,000। कितने लोगों को समझ में आया? अगर 10% के हिसाब से 3,000 हमारा ब्याज हो रहा है, तो मूलधन क्या होगा इसका? 10 गुना 30,000। अब सवाल में पूछा है कि 2.5 वर्षों में वही धनराशि यानी कि 30,000 उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो हमसे अमाउंट पूछा है, ठीक है। अमाउंट पूछा है, प्रिंसिपल तो हमारा 3,000 प्लस इसमें पहले साल कितना ब्याज लगेगा? 3,000 रुपये। दूसरे साल कितना लगेगा? 3,300 रुपये। और तीसरे साल यानी तीसरे साल कितना लग रहा है? 3,630। इसका आधा ही लेना है हमें, 2.5 वर्ष का, ठीक है। आधे वर्ष का क्या आएगा यहाँ से? 1,815।
जब इन तीनों को ऐड करेंगे हम, 30 और 3 33 और 3 36 और एक 37, 38 समथिंग आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया हमने ब्याज से ब्याज को कंपेयर करके, तो यहां से निकल के आई 10% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरे साल का है, यानी कि ये 110% की वैल्यू होगी पहले की कंपैरिजन में। ठीक है, तो पहले साल का इंटरेस्ट क्या निकल कर आया 3000, तो यहां से हमने फिर मूलधन निकाल लिया 30,000, पहले साल का CI, दूसरे साल का CI और ढाई, तीसरे साल का आधा, तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा अमाउंट निकल कर आ जाएगा 2.5 साल बाद का। अगला सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई राशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष में 1250 और 3 वर्ष में 1458 रुपये हो जाती है। उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर 5/2/3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? देखो, एक साल में धनराशि 1250 और तीसरे 3 साल में 1458, यानी कि ये जो वृद्धि हुई है 2 साल में हुई है। ठीक है, तो 1258 और 1250, एक सेकेंड, 1250 और 1458 रेशो लेते हैं इनका, तो ये आधा है 625 का और ये है 729 का। ये 2 वर्ष का निकला। ठीक है, 2 साल का, एक साल का क्या निकलेगा, अंडर रूट, ये आएगा 25 का और ये बनेगा 27 का। ठीक है, इतनी वृद्धि 2 साल में हुई, इतनी 1 साल में होगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा इसका, 27/25। तो ये जो वैल्यू थी 1260 रुपये, ये 1 साल बाद की वैल्यू थी, यानी कि 1250 रुपये का हम 25/27 निकालें, कितना, 25/27, क्योंकि ये 1 साल बाद की वैल्यू थी। जो प्रिंसिपल था, इसका काम हो गया, इसको हटा लेते हैं। जो प्रिंसिपल था, ठीक है, उसका 27/25 किया मल्टीप्लाइंग फैक्टर के तौर पर, तभी जाकर तो 1250 आया है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल सकते हैं हम 25/27 कर कर। तो इस तरीके से आ गया प्रिंसिपल हमारा। इस पे क्या करना है हमें, उसी धनराशि पर उसी ब्याज दर पर, ठीक है, ब्याज दर क्या है हमारे पास, 2 की वृद्धि 25 पर, सिंपल इंटरेस्ट में। टाइम का क्या है दे रखा है, 5/2/3, यानी कि 17/3। क्लियर, ये हमारा मूलधन निकल गया, ये फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई और ये टाइम हो गया साधारण ब्याज। ये 25 से 25 कैंसिल, देखो ऑप्शन इंटीजर में है, ये यहाँ पे ना, ये 5 है नीचे, ठीक है, प्रिंट मिस्टेक है थोड़ी, ये 5 है बटे में, तो ये 27 बनेगा। ठीक है, ये 27 से 27 कैंसिल, और इस 2 का इस 1250 में बनेगा, ये बनेगा 2500, और इस 5 से काटेंगे इसको तो फिर आ जाएगा 500। क्लियर, सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे चलेगा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इस कंपाउंड इंटरेस्ट और कुछ नहीं होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, या फिर बोल दें सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। अगला सवाल है, पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 2592 रुपये और तीसरे वर्ष के लिए 3528 रुपये, फोर्थ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है।
देखो बेसिक पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि पर्टिकुलर ईयर के चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, ये भी होते हैं गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। तो हमें दे रखा है पहले साल का, क्या दे रखा है 2592, और थर्ड ईयर का दे रखा है हमें 3528। 8 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये बनेगा 441, और नहीं, डिवाइड बाय, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 324। देखो ये 1 साल का था और ये है तीसरे साल का, यानी कि इन दोनों की बीच में गैप कितने हैं, 2 साल की, यानी कि ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है 2 साल का आया है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो 1 साल का क्या आएगा हमारे पास, इनका अंडर रूट, यानी कि ये बनेगा 21/18। ये आ गया हमारे पास 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। हमें निकालना है फोर्थ ईयर का। थर्ड ईयर का क्या है हमारे पास 3528, इसका हमें फोर्थ ईयर यानी कि 21/18 करेंगे तो फोर्थ ईयर का CI निकल कर आ जाएगा हमारा। इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो ये 18 से कट जाएगा, ठीक है, कितनी बार कटेगा 196 टाइम, ठीक है। अब इन दोनों का इंटू करना है। पूरी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट सेम है यहाँ पे, 2 इंटीजर का, इसलिए। तो इसको 200 मान लो, 200 का 21 में करेंगे तो बनेगा 4200, 4200, कम कितना है 4 यूनिट कम है, 4 यूनिट का 21 में करें तो वो बनता है 84, ये इसमें से माइनस करेंगे तो बनेगा 4116। अगला सवाल है, एक निश्चित राशि पर 16.2/3% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6350 है, उसी राशि का उसी दर से 5.2/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। देखो 16/2/3, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6, यानी कि अगर हम मूलधन हमारा 6 है तो हमारा अमाउंट बनेगा 7, ऐसा 3 वर्ष का दे रखा है, ठीक है। तो इसका क्यूब कर लेते हैं, ये 3 वर्ष का निकल कर आ जाएगा, तो 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का क्यूब होगा 343। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, इन दोनों का डिफरेंस ही होगा चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि कितना आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बनेगा 721, 127, ठीक है। इस 127 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें क्वेश्चन में 6350। देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, 12×5 और 7×5 यानी कि 50 गुना है, ठीक है। नंबर्स को देखकर आपको पता चल जाना चाहिए। हमसे पूछा है उसी दर से 5/2/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। देखो सबसे पहले मूलधन निकालेंगे, क्या है 216 यूनिट वैल्यू, कितने गुना 50 गुना, ये हो गया हमारा मूलधन। इस पे निकालना है 16/2/3% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ये 16 करेंगे तो 17/3, ठीक है। 1/6 से 17/3 साल का ब्याज हमें निकालना है। तो देखो 6 से 2 16 काटेंगे तो ये बनेगा 36, ठीक है, ये क्यूब होता है, इससे काटेंगे तो ये बनेगा 36। ऊपर हमारा आ रहा है हमारे पास 17, ठीक है। तो ऑप्शन 17 का मल्टीपल होगा, ये एक प्राइम नंबर है, तो एक ही ऑप्शन है 10,200, ठीक है। पूरा सवाल सोल्व भी ना करते हम, सीधा ये देखते कि फाइनली हमें टाइम की वैल्यू क्या देगी 5/2/3, यानी कि ये 17/3 बनेगा, यानी कि 17 का मल्टीपल ऑप्शन में होगा, तो सीधे आंसर भी टिक कर देते हैं हम ऑप्शन देखकर, ठीक है। कैलकुलेशन को और इजी बनाने के लिए एक जीरो तो है यहाँ पे, ये 5 और इसमें दो दो इंक्लूड है, ये दोनों मिलाकर एक जीरो और बनाएंगे, यानी कि 2 जीरो ऑप्शन के एंड में होगी। और फिर इसका यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, ठीक है, वैसे भी दिख रहा है इसमें
प्राइम नंबर एक 17 है, तो ऑप्शन इससे एलिमिनेट कर सकते हैं हम। बाकी आपको निकालना है तो आप पूरी कैलकुलेशन कर लेना, इसका आंसर यही आएगा। देखो जहाँ ज़रूरत हो ना वही कैलकुलेशन करना, क्योंकि 90% चांसेस है कि अगर मेथड से सवाल सोल्व हो रहा है और फाइनली काटापीटी करके हमें आंसर लाना है तो कभी भी एग्जामिनर हमसे पूरी कैलकुलेशन नहीं करवाता है। या तो प्राइम नंबर मिलेगा आपको अलग, जीरो की संख्या, या फिर इकाई का अंक। ये 3-4 तरीके होते हैं जिससे हम ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं। ठीक है, या फिर ऑप्शन ऐसे बहुत बहुत दूर दूर सेट किए होते हैं कि आप अप्रोक्स कैलकुलेशन भी मानकर सोल्व कर जाएं। तो ये तरीके हमें डेली यूज में भी लाने हैं और इनका एग्जाम में भी यूज करना है। देखो अगला सवाल है, कोई आदमी कुल 12,050 रुपए की राशि को 2 भागों में निवेशित करता है। पहले भाग को साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष 10% की दर से 2 वर्ष के लिए और दूसरे भाग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज की समान दर से समान समय के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों ही सेम है, निवेशित करता है। उसे दोनों भागों से मिलने वाली धन राशियां बराबर हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि ज्ञात करें। देखो अमाउंट भी सेम है इनका, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे पास 10%, और हमें लेना है अमाउंट। तो 10% के हिसाब से 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा, 100% तो वो कूद, और 10% 2 साल तक यानी 20%, 120%। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। ठीक है, यही कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना हो जाएगा 121%, 10 का सक्सेसिव 21 बनेगा, तो ये हो जाएगा 121%। ये दोनों दे रखे हैं अमाउंट इक्वल। ठीक है, यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, तो ये आएगी 121/120। ठीक है, यानी कि उसने टोटल का, मान लो टोटल कितना है ये 241 यूनिट, 241 यूनिट में से 121 यूनिट जो है साधारण ब्याज पर उधार दिया और 120 यूनिट दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पर, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेम टाइम पीरियड के लिए। देखो अमाउंट सेम हुआ क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगले साल सक्सेसिव लगेगा 21% लगेगा, छोटी वैल्यू पर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ये दोनों अमाउंट बाद में जाकर बराबर हो जाते हैं। टोटल इस राशि की हमें वैल्यू गिवन है कितनी, 12,050। देखो ध्यान से देखो इसको, इस 24 का अगर 5 गुना करें तो 120, और इस 1 का 5 गुना 5, यानी कि टोटल 0 एज इट इज 50 गुना दे रखा है हमें। हमें चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की गई राशि यानी कि 120 की वैल्यू निकालनी है। 120 इंटू 50 यानी कि 6,000। यही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन गायब है इसके। समझने वाली बस एक चीज़ है इस सवाल में कि अमाउंट इक्वल दे रखे हैं क्वेश्चन में, उन अमाउंट को इक्वल करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो वैल्यू इन्वेस्ट की गई है उनका रेशियो हमारे पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बाकी सवाल में कोई बड़ी बात नहीं है। अगला सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज के 9% वार्षिक दर प्रभावी ब्याज दर कितनी होगी यदि ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित किया गया है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 9% दे रखी है, ब्याज जो है अर्धवार्षिक काउंट हो रहा है यानी कि 4.5% 2 साल तक लगेगी। ठीक है, प्रभावी ब्याज दर यानी कि टोटल ब्याज दर कितनी लगेगी वो हमें निकालना है। देखो 4.5 यहाँ भी लगेगी, 4.5 यहाँ भी लगेगी, यानी कि 9 तो टोटल लगेगी ही। एक्स्ट्रा कितनी लगेगी, इस 4.5 का 4.5% एक्स्ट्रा लगेगी। ठीक है, ये दोनों डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएगी। 45 और 45, 45 का स्क्वायर क्या होता है 20, 25, 4 जीरो है तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा यानी कि 9.2025 आंसर। मेंटली कर सकते हैं आप,
दिख रहा है आपको, 4.5 2 साल तक लगेगी। और 4.5 45 का अगर आपको स्क्वायर याद है तो इस सवाल का ऑप्शन टिक किया जाएगा सीधा। पेन नहीं चलाया जा सकता इसमें, पेन चलाना गुनाह है। तो कंपटीशन की दुनिया में सफल वही होगा जो सवालों को जल्दी से जल्दी करेगा। ठीक है, आता बहुत से लोगों को है, नौकरी उसी की लगेगी जो जल्दी सवाल को करेगा। कि आपने देखा भी कि एसएससी जीडी में जो 1.5 घंटे का टाइम हमें मिलता था वो अब 60 मिनट कर गया है। बेशक क्वेश्चन 20 कम किए गए हैं, लेकिन टाइम आपने देखा कि 30 मिनट कम किया गया है। यानी कि खुद एग्ज़ाम चाहती है कि हम चीज़ों को करें लेकिन जल्दी से जल्दी करें। हमारी स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि हमारे आसपास किसी की ना हो, तभी जाकर हम पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अगर आपके तरीके लेंदी हैं तो उनको डेवलप करें, उनको शॉर्ट करने की कोशिश करें। हमें आंसर लाने से मतलब है, भाड़ में गई कैलकुलेशन और प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस वहाँ तक होती है जहाँ तक हम सीखते हैं। जैसे ही हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन सवालों को करते हैं तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी आंसर कैसे लाया जा सके। तो सवाल है, 2 साल बाद एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और प्राप्त राशि क्रमशः 820 और 8820 है। पहला जो दे रखा है वो चक्रवृद्धि ब्याज है और दूसरा अमाउंट है 2 साल के बाद। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की गई है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। देखो इस दूसरे साल 2 साल बाद का दे रखा है हमें अमाउंट। अमाउंट क्या दे रखा है, 8820। इस 8820 में 820 हमारा ब्याज है, तो प्रिंसिपल कितना होगा यहाँ पे 8000। लैंग्वेज से समझ में आता है हमें। ये दे रखा है 2 साल का, हम 1 साल का निकालते हैं तो इसका अंडर रूट में लगेंगे तो ये वैल्यू आएगी 20 और ये आएगी 21 आएगी। कैसे आएगी, ये 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, ये 2 से काटेंगे तो ये 400 बनेगा, ये बनेगा 441। इसका अंडर रूट 20 और 21। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल कर आएगी 1/20 यानी कि 5%। ठीक है, एक का ब्याज 20 पे, 1 साल की निकाल लिया हमने। यहाँ से हम सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 12,000 रुपये है तो चौथे वर्ष के बाद राशि रुपए में क्या होगी। देखो राशि पूछी है ना यहाँ पे, तो ये जो है वो 4 साल बाद सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा वही पूछ रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल वगैरह नहीं पूछा है इसमें, ऑप्शन देखकर पता चलता है ये। तो 3 साल बाद ये कंपाउंड इंटरेस्ट है 12,000, तो अगले साल फिर इस 12,000 का 12% निकलेगा। चौदह सौ चालीस, इस 12,000 में 1440 ऐड करेंगे हम तो ये बनेगा 13,440। यही वैल्यू बनेगी फाइनली। काफी आसान सवाल है, सवाल की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अगला सवाल है, 320 की राशि कितनी अवधि में बढ़कर 405 हो जाएगी यदि ब्याज की गणना 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। देखो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8, यानी कि ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो। ठीक है, अब 320 अपॉन 405, इसको सिंप्लीफाई करें हम तो ये बनेगा 5 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये बनेगा 64 और ये बनेगा 81। ठीक है, देखो ये 8 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर, प्रिंसिपल से अमाउंट का है ये रेशो, स्क्वायर हो रहा है यानी कि टाइम की वैल्यू क्या आएगी 2 साल। ठीक है, ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो टाइम आएगा हमारे पास 2 साल। ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत जगह काम आएगी आपके, कि जो पावर होती है वही एक्चुअल में टाइम होता है।
क्योंकि होता क्या है देखो, हमारे पास आया मल्टीप्लाइंग फैक्टर, क्या आया 9/8। प्रिंसिपल जो भी हो, सक्सेसिव परसेंटेज सिखाया था मैंने, ये प्रिंसिपल है, इसका 9/8 करेंगे तो ये अगले साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। फिर इसका 9/8 करेंगे तो ये फिर अगले साल का हो जाएगा। ऐसे ऐसे ये साइकिल चलती जाती है। ये 2 साल का, ये 3 साल का, ये 4 साल का, ठीक है। ये प्रिंसिपल दूसरे साल इतना हो जाएगा, तीसरे साल इतना, चौथे साल इतना, प्रिंसिपल की जो भी वैल्यू हो। तो ये इसकी पावर हो गई 9 की पावर 8 प्रिंसिपल के 3। वो टाइम क्या है 4 साल। अगर यहाँ पे भी मान लो 9/8 होता, उसी का निकालें हम, तो 4 साल में इसकी पावर हो गई 4। इस तरीके से इस पावर को हम टाइम में कन्वर्ट करते हैं। अगला सवाल है 7,500 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक निश्चित समय में 9,075 हो जाती है। उसी दर से उसी राशि पर उसी अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी टाइम पीरियड निकाल लेंगे और फिर सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। देखो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या हो रहा है, 7,500 से 9,075, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो इसको पहले 25 से काटते हैं, 300, और ये बनेगा, ये जाएगा 25 से कम 25, और फिर 25 छंग 150, फिर 75 बनेगा 3, 3 आएगा ना यहाँ पे 3, ठीक है। इसको 3 से फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे 100, और ये बनेगा 121, ठीक है। देखो ये स्क्वायर है 10 का और ये 11 का, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो टाइम वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 2 साल। इसी टाइम पीरियड में 2 साल में 10% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी 20%। साधारण ब्याज निकालना है हमें, तो इस 7,500 का 20% निकालना है। 10% होगा 750 और 20% होगा 1,500, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सालाना चक्रवृद्धि से गणना करते हुए 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3,000 रुपये से कितने वर्षों में 993 रुपये मिलेंगे। देखो इंटरेस्ट कितना है 993 आउट ऑफ 3,000। परसेंटेज वैल्यू निकाला इसकी तो ये बनेगा 331, और एक जीरो बचाए तो 33.1। देखो 10 का सक्सेसिव क्या होता है 3 सालों में 33.1 चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। तो टाइम ड्यूरेशन आएगा 3 साल। पहले लगता है 10 साल 10% फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर लगता है 21%, थर्ड ईयर लगता है 33.1%, एंड फोर्थ ईयर लगता है 46.41%। ये साइकिल होती है चक्रवृद्धि ब्याज में। एक पूरी टेबल बना रखी है मैंने, मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा। वो उन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है हमें एग्ज़ाम में। ऐसे सवाल जो 4%, 5%, 10, 9, 8% के हिसाब से आते हैं ना, 3 या 4 साल की का पूछा हुआ होता है इनमें। इनमें अगर हमें डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू याद है, ठीक है, तीसरे चौथे पर्टिकुलर ईयर की, तो हम सीधे ही सोल्व कर देते हैं उस सवाल को। अदरवाइज हमें पूरी प्रोसेस को स्टार्टिंग से करना पड़ेगा एंड तक ले जाने के लिए। वही हमें अगर वैल्यू याद है उनकी तो हम सीधा वो निकाल सकते हैं। अगला सवाल है कितने वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 60,000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज के रूप में 9,884 रुपये प्राप्त होंगे। देखो टाइम निकालना है इसमें हमें, ठीक है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8%। इस 60,000 का हम 10% निकालें तो बनेगा 6,000। हमें चाहिए टोटल 9,000 रुपये। कितने 9,900 अप्रोक्स 10,000 चाहिए हमें। तो इसका 10% निकाले तो आएगा 6,000। इसका 5% और निकालें तो आएगा हमारे पास 3,000। ठीक है, यहाँ से कितने बनते हैं 9,000। ठीक है, यानी कि 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी। 15% तक 9,000 बन रहे हैं इस 60,000 के। हमारे पास 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 8 और 8 का सक्सेसिव क्या होगा 8.64। अगले साल लगेगा ये, यानी कि टोटल जो होगा वो 16.64%। अगर हम इस 60,000 का निकालें तो वो आएगा 9,984 रुपये। टाइम ड्यूरेशन आएगा हमारे पास 2 साल। देखो अप्रोक्सीमेशन का सवाल है, ठीक है, जिसमें पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोच समझ के आंसर लाना है। 60,000 का 10% 6,000 होगा, उसका 5% और निकाल लें हम तो भी 3,000 ही होगा। टोटल कितना 15% निकाला हमने। ब्याज की तरह हमारे पास 8%, 8 का डबल 16%। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं 2 साल के आसपास है। और आपको बेसिक से करना है तो इस सवाल का सॉल्यूशन बनेगा 9,984 का ब्याज 6,000, 60,000 पे। इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालना, फिर 8 से कंपेयर करना, टाइम निकल कर आ जाएगा। ये करने वाला जीवन में कभी सफल नहीं होगा। जो देखते ही आंसर लगाएगा वही सवाल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा एग्जाम में। बात अगर सीखने की है तो मैं कितने क्वेश्चन करवा चुका हूँ इस बेस पर। ठीक है, अगला सवाल है 12% वार्षिक दर से 1,25,000 की राशि कितने वर्षों में 1,48,877 हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जा रहा है। देखो अर्धवार्षिक रूप से ले रखा है तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी हमारी 6%। 6% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारे पास 3/50, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा 53/50। इसमें ये अमाउंट होगा और ये प्रिंसिपल। देखो अमाउंट दे रखा है 1,48,877। ये होता है 53 का क्यूब, और 1,25,000 ये होता है 50 का क्यूब। ठीक है, तो टाइम क्या है हमारे पास 3 साल। 3 साल मतलब 3 सर्कल अर्धवार्षिक रूप से 3 बार लेगा तो टाइम क्या आएगा 1.5 साल। ठीक है, ये जो होती है साइकिल्स होती है कि 3 बार ब्याज लिया, कितने कितने टाइम में 6 6 महीनों में। टोटल टाइम ड्यूरेशन पूछे तो 1.5 साल। अगला सवाल है कितने महीनों में 8,000 रुपये सालाना 20% की दर से 2,648 रुपये अर्धवार्षिक रूप से ब्याज के रूप में मिलेंगे। देखो अर्धवार्षिक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी 10%, और इस 8,000 पे 2,648 का हमें इंटरेस्ट चाहिए। 8,000 पे 2,648, देखो इसका 30% है ये, 30% से थोड़ा ऊपर। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%। इसका सक्सेसिव निकालने तो अगले साल क्या बनेगा 21%, फिर बनेगा 33.1%। तो 30% दे रखा है इसमें, यानी कि 3 साइकिल। ठीक है, 6 6 महीने की 3 साइकिल बनेगी, टोटल 18 महीने। ये सवाल अप्रोक्सीमेशन से करने के हैं, आपको आपका दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि देखो
18 महीने, फिर 24 महीने या 12 महीने, 30 महीने, कितने 6 महीनों की गैप है इनमें। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन से सवाल कर सकते हैं हम। इस 26,048, 8,000 का 30% क्या निकलेगा, 2400। ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि 30% प्लस समथिंग है। 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगले साल 21% लगेगी, फिर 33.1% लगेगी, ये हमें पता है सक्सेसिव इसका। तो 30% मोर, यानी कि 33.1%। 3 साइकिल 6 महीने की, यानी कि 18 महीने। अगला सवाल है, कितने महीनों में 24,000 रुपये पर सालाना 20% की दर से 27,783 रुपये तिमाही ब्याज के रूप में मिलेंगे। ये जो वैल्यू है ये अमाउंट की वैल्यू है, ठीक है, ये वाली, ये प्रिंसिपल है। 20% तिमाही लेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5%। 3 महीनों की 4 साइकिल होंगे, तभी जाकर 1 साल पूरा होगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% आएगी हमारे पास। देखो 24,000 और 27,783, इसको 3 से सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 8,000 और ये बनेगा 9,261। ठीक है, ये क्यूब वैल्यू होती है 20 की और ये होती है 21 की। तो यहाँ से टाइम निकल के आता है 3 साइकिल, 3 महीने की 3 साइकिल, टोटल टाइम 9 महीने। ये जो पावर होती है फ्रीक्वेंसी शो करती है, समझ रहे हो आप। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कितने बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इनटू किया गया है वो शो करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर हम सवाल मंथली सोल्व कर रहे हैं तो ये मंथली आएगा, अगर ईयरली सोल्व कर रहे हैं तो ये सालाना आएगा। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल है, 30,000 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4347 रुपये है, 4,347। तो n का मान बताइए। देखो ध्यान से देखो ऑप्शन को, n का मान कितना दूर दूर है, एक एक साल दूर दूर है। ठीक है, 30,000 का पे ब्याज मिल रहा है 4345, अप्रोक्स मान लो 4500 रुपये। ठीक है, 3,000 का पे 4500, 30,000 के कितने होंगे, 15% की वैल्यू, इससे कम, थोड़ी सी कम। ठीक है, 7,000 का 2 वर्षों का भी निकाले तो 14% समथिंग आएगा। 15% कितना हो जाएगा, 3 सालों कितना हो जाएगा, 21%, और 1 साल का 7%। बीच की वैल्यू 14 से ही समथिंग परसेंट, यानी कि 2 साल टाइम आ जाएगा। इस तरीके से आपको सोच समझकर अप्रोक्सीमेशन से भी बहुत सारे सवाल करने पड़ेंगे। सारे एग्जाम के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसी के बेस पर सवाल ये बनाए गए हैं। आप जब पेपर लगाएंगे तो आपको ऐसे सवाल भी देखने को मिलेंगे जिसमें आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, होते हैं कुछ सवाल जो आपकी मेथड नहीं, आपकी अप्रोच चेक करने के लिए दिए जाते हैं, तो ये उन्हीं सवालों में से एक है। कहते हैं ना कि कोई बंदा कम तैयारी करके भी अच्छा नंबर ला देता है, तो उसकी अप्रोच अच्छी होती है चीज़ों को समझने की। अगला सवाल है, कितने समय में 64,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज से 68,921 रुपये हो जाएगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के रूप में संयोजित होता है। देखो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आधी हो जाएगी, 5% की आधी, यानी कि 2.5%। इसको जब हम फ्रैक्शन में तोड़ें तो ये बनेगा 1/40। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या आएगा, 40:41। हमें दे रखा है 64,000, ये होता है 40 का क्यूब, और 68,921 ये होता है 41 का क्यूब। तो अर्धवार्षिक यानी 6 महीने कितनी साइकिल आई हमारे पास, 3 साइकिल,
6 महीने की 3 साइकिल यानी कि 18 महीने। इसका मतलब क्या होता है? 1.5 साल। अगला सवाल है 5% दर से 4,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज 630.50 है, तो समय अवधि क्या है? देखो, इस 4,000 का 10% अगर निकालें तो बनेगा 400। ठीक है, यहाँ पे 600 है, यानी कि 200 और जोड़ें, यानी कि 5% और जोड़ें तो बनेगा 600, यानी कि 15% समथिंग वैल्यू आएगी। तो 5% 1 साल की, 15% 3 साल, प्लस रेट ऑफ ब्याज का भी ब्याज लेगा वो एक्स्ट्रा आएगा, वो 30 रुपये होगा, यानी कि 3 साइकिल बनेगी। 3 साल की टाइम पीरियड आएगा इस सवाल में अप्रोक्सीमेशन से। तो जिस दिन आपकी अप्रोच इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप सवाल को देखते से ही सॉल्व कर लें, तो आपका एक अलग ही लेवल बन जाएगा। ठीक है, और ऐसा लेवल हमें बनाना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो देवी और सज्जनों, काफ़ी है आज के लिए ये सवाल। कल हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद से सवाल करेंगे जो भी सवाल है। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसी के बेस पे कल सवाल करेंगे। ठीक है, बाय।